Great morning, all the students. Today we are going to talk about psychology as a natural science. In the last lecture, we talked about the understanding between mind and behavior. So this is the fourth session, and we are talking about psychology as a natural science. And earlier we talked about psychology as a social science, and today we are going to talk about psychology as a natural science. Okay, so concentrate here. It has been mentioned earlier that psychology has its roots in philosophy. साइकोलॉजी के जो रूट्स हैं ये माना गया है, मेंशन किया गया है कि जो साइकोलॉजी के रूट्स है वो फिलोसॉफी में पहले थे. तत्व चिंतन में से ही मनोविज्ञान बाहर आया है, मतलब फिलोसॉफी में से ही साइकोलॉजी बाहर आया हुआ है, उसमें से अलग हुआ है. और साइकोलॉजी कैसे अलग हुआ? साइकोलॉजी में साइंस ऐड हुआ और वो फिलोसॉफी से अलग होके एक नया सब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी. और हम साइकोलॉजी को समझे थे लास्ट टाइम. व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का मतलब एक ग्रीक वर्ड था साइकी प्लस लॉगस. साइकी मतलब सोल और लॉगस मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट. ओके, और साइंस. तो साइकी मतलब सोल और लॉगस मतलब साइंस. तो वो इस तरह से हम बनता था. फिर साइकोलॉजी की हमने लास्ट टाइम एक डेफिनेशन भी दी थी. ये डेफिनेशन मैं बार बार हर एक सेशन में मैं बताऊंगा. Psychology is a study of behavior and mental process of human being. I repeat, psychology is a study of behavior and mental process of human being. तो ये बात समझ के रखना और ये definition तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए because it's the base of psychology. Okay? So ये सब हम समझे कि फिलोसॉफी में से साइकोलॉजी अलग हुआ साइंस के साथ. However, modern psychology has developed because of the application of the scientific method to study psychological phenomena. Okay, अब मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहता है, किस तरह से डेवलप हुआ? बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड जो साइकोलॉजी के अंदर, पहले साइकोलॉजी के अंदर कोई साइंटिफिक मेथड नहीं थी तो वो फिलोसॉफी था, बट साइंटिफिक मेथड का यूज़ होने लग गया. अब जैसे जैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे साइकोलॉजी डेवलप होता गया, तो उसमें साइंटिफिक मेथड का यूज़ होने लग गया, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल घटना, मतलब जो मनोवैज्ञानिक घटना हो वो अच्छी तरह से पढ़ा जाए. सो आई रिपीट, हाउएवर मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना. साइकोलॉजिकल घटनाओं को समझने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ की गई साइकोलॉजी में इन द मॉडर्न टाइम्स. ओके, पहले इतना नहीं होता था, अब बहुत होने लग गई. तो इट बिकम अ प्योर साइंस टाइप ऑफ थिंग. ओके, साइंस प्लेसेस अ great deal of emphasis on objectivity which can be obtained if there is a consensus. अब consensus आपके लिए एक नया वर्ड है on the definition of a concept and how it can be. okay, साइंस हमें कहाँ पे यूज होता है? साइंस हम अब इस पूरे जो सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ. साइंस का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, या साइंस हम किसको कहते हैं? विज्ञान हम किसको कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको उसका पुनरावर्तन मतलब रिपीट कर सकते हैं. ओके, तो उसको साइंस हम बोलते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड साइंस. विज्ञान किसको बोलते हैं? उसको साइंस, विज्ञान इसको बोलते हैं कि जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका मेजरमेंट ले सकते हैं, और जिसको रिपीट कर सकते हैं और एक का एक रिजल्ट आता हो, तो उसको साइंस बोलते हैं. क्लियर, समझ में आया? तो साइंस प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि एक उद्देश्य पे काम करता है, विच कैन बी ऑब्टेन इफ देयर इज अ कंसेंसस. कंसेंसस मतलब आप सहमति से जो भी चीज़ें होती हैं. साइंस क्या होता है? आप सहमति से, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के, देख के, छू के, मेजरमेंट करके, और फिर साइंस बनता है. तो वो क्या होता है, उसकी वजह से हम साइंस वो किस चीज़ में काम आता है कि उसकी जो डेफिनेशन देनी होती है कॉन्सेप्ट और हाउ इट कैन बी मेजर्ड. तो साइंस क्या करता है कि हर एक चीज़ को, जैसे साइकोलॉजी में भी साइंस इसलिए यूज़ किया गया कि उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं. अब आप बोलोगे कि मेजर कैसे कर सकते हैं साइकोलॉजी को? तो साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट्स आते हैं, जैसे कि IQ टेस्ट, EQ टेस्ट, करेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, जिससे पता चलता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है. इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ये पता चलता है कि हमारी बुद्धि क्षमता कितनी है. इमोशनल क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग है. तो ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ साइंस. सो ये साइंस प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी विच कैन बी ऑब्टेन इफ देयर इज अ कॉन्सेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट कैन बी मेजर. तो यहाँ तक समझ में आया कि साइंस ऐसी जगह पे यूज़ हो सकता है जहाँ आपसी सहमति से, मतलब सारी चीज़ों को देख के
उस कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशन को प्रूव किया जाए। क्लियर? सो साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय Descartes and later on by the development in physics has grown by following what is called a hypothetico-deductive model। ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं बहुत आसानी से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ओके, सो साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस बाय, साइकोलॉजी पे किसका प्रभाव था, किससे साइकोलॉजी प्रभावित था? तो डेस्करेट्स एक फिलोसोफर हो गए जो पहले साइकोलॉजी पे उनका प्रभाव था, उनकी थियरीज चलती थी, उनके बारे में वो जो भी ढूंढते थे वो साइकोलॉजी में वो ऐड करते थे। एक फिलोसोफर, बहुत महान फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर हो गए जिसका नाम था डेस्करेट्स, और उनका इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी पे ज़्यादा था। साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस बाय, वॉज मतलब पहले, इन्फ्लुएंस बाय प्रभावित किससे था? डेस्करेट्स, एंड लेटर ऑन बाय द डेवलपमेंट्स इन द फिजिक्स has grown by following what is called hypothetico-deductive model। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट्स होते गए और उसमें फिजिक्स डेवलपमेंट इन लेटर ऑन बाय द डेवलपमेंट फिजिक्स में कुछ डेवलपमेंट होने की वजह से ग्रोन बाय फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड हाइपोथेटिको-डिडक्टिव मॉडल। अब मैं हाइपोथेटिको-डिडक्टिव मॉडल के बारे में आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। शायद आपको समझ में नहीं आए, पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द मॉडल सजेस्ट दैट दिस हाइपोथेटिको-डिडक्टिव मॉडल जो फिजिक्स का है, जिस डेवलपमेंट हुआ और उसका साइकोलॉजी में क्या इफेक्ट है उसकी बात समझते हैं। द मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ यू हैव अ थियरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमिनन। अब साइंटिफिक एडवांसमेंट में साइंटिफिक चीज़ों को आप कैसे बता सकते हो, एक साइंटिफिक घटना को आप कैसे दर्शा सकते हो कि जब आपके पास एक प्योर मॉडल हो, एक थियरी हो, तो अब आप कोई चीज़ों को दर्शा सकते हो। जैसे कि न्यूटन था तो उसके सर पे सेब गिरा, मतलब एप्पल गिरा, तब उसने एक थियरी बनाई पूरी कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। उसने सिर्फ सोच तो लिया कि नहीं यार इसको ग्रेविटी बोलते हैं, ये सफरजन नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, साइड में क्यों नहीं चला गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो उसने सोचा, उस पर से थियरी बनाया, उस पर से ग्रेविटेशनल फोर्स एक थियरी बनी। तो थियरी होनी चाहिए साइंस को समझाने के लिए। साइंटिफिक कोई भी घटना होती है, जो वो घटना हुई थी न्यूटन के साथ हुई थी, वो घटना थी, और उसको समझाने के लिए एक साइंटिफिक मॉडल चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है हाइपोथेटिको-डिडक्टिव मॉडल, वो एक फिजिक्स का एक मॉडल है और उसको हम साइकोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं और साइकोलॉजी में किस तरह के मॉडल होते हैं वो समझते हैं। सो द मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ यू हैव अ थियरी। आपके पास एक थियरी होनी चाहिए किसी भी मॉडल को समझाने के लिए, साइंटिफिक मॉडल को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिसिस्ट, मतलब जो भौतिक वैज्ञानिक होते हैं, हैव व्हाट इज कॉल्ड अ बिग बैंग थियरी टू एक्सप्लेन। जो फिजिक्स होते हैं जो बिग बैंग थियरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बिग बैंग थियरी मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिजिसिस्ट हैव व्हाट इज कॉल्ड अ बिग बैंग थियरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स केम टू बी फॉर्म। बिग बैंग थियरी किस चीज़ के लिए है कि हमारा यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड कैसे बना था, उस पर होती है बिग बैंग थियरी। उसका नाम बिग बैंग थियरी रखा गया और थियरी पे से साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो उत्पत्ति हमारी यूनिवर्स की, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वो कैसे हुई। सो उसके लिए एक मॉडल है, पूरा एक थियरी है फिजिसिस्ट के पास। ओके, थियरी इज नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट हाउ अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन विच आर इंटररिलेटेड। ओके, थियरी इज नथिंग एल्स बट अ स्टेट थियरी इज नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। थियरी और कुछ नहीं, स्टेटमेंट्स का एक झुंड है। झुंड मतलब स्टेटमेंट्स का एक क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं इकट्ठा करते हैं, हम स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करते हैं तो वो एक थियरी बनती है। तो बिग बैंग थियरी में भी अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए, किसी के स्टेटमेंट मैच हुए, किसी के नहीं हुए, तो स्टेटमेंट मैच करते 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 एक थियरी बनी। तो इसी तरह साइकोलॉजी में भी कुछ थियरी होनी चाहिए। और थियरी क्या होता है, थियरी इज नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सेट मतलब एक गण, मतलब एक क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स होते हैं, इकट्ठा जब स्टेटमेंट्स को करते हैं तो जो बनता है उसको थियरी बोलते हैं। ओके, अबाउट हाउ सर्टेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स घटना है, मतलब कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल फिनोमिनन होता है, फिनोमिनन, और एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल घटना और कॉम्प्लेक्स, सिंपल घटनाओं को हम आसानी से दर्शा सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन मतलब बहुत जटिल घटनाएं होती है, उसको समझाने के लिए एक थियरी चाहिए। और थियरी और कुछ नहीं, स्टेटमेंट्स का एक रूप है। सारे स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं तब एक थियरी बनती है। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके,
हाउ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन विथ आर इंटर रिलेटेड। और ये जो हम बनाते हैं कि थियरी इज नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, ओके, अबाउट हाउ अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन विच आर इंटर रिलेटेड। एक कॉम्प्लेक्स थियरी को, एक कॉम्प्लेक्स घटना को थियरी के द्वारा किस तरह से आसान तरीके से बताया जाए और समझाया जाए कि ये थियरी क्यों होती है और ये थियरी से हम क्या समझते हैं। सो सर्टेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन, और उसको बता दें जब भी थियरी के, अब कोई भी थियरी होती है उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उससे एक थियरी बनती है। और वो थियरी में क्या होता है, हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। इससे ये हुआ, इससे वो हुआ, उससे वो हुआ, उससे हुआ, वो हुआ, और ऐसे करके एक रिजल्ट मिला हमको लास्ट में जाके। सो हर एक स्टेटमेंट जो इंटर रिलेटेड होगा और प्रेफरेंस के हिसाब से सेट होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, इस हिसाब से पूरी थियरी बनेगी। और वो जो स्टेटमेंट जो इंटर रिलेट करते होंगे एक दूसरे के साथ, इंटर रिलेट भी करने चाहिए ना, स्टेटमेंट तो मिल गए पर इंटर रिलेट नहीं करे, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे तो वो थियरी नहीं बनेगी। तो जब मैं वापस से समझा रहा हूँ, ये थोड़ा समझने में टफ है, समझने की कोशिश करना। इट्स अ प्योर साइंस। थियरी इज नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। थियरी कुछ नहीं है पर एक स्टेटमेंट का सेट है, मतलब एक इकट्ठा होते हैं स्टेटमेंट अबाउट हाउ अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स, कोई भी जटिल घटनाओं को समझाने के लिए वो स्टेटमेंट को इकट्ठा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन विच आर इंटर रिलेटेड। कुछ भी प्रेपोजिशंस के लिए उसको ऐड किया जाता है और प्रेपोजिशन ऐड होते हैं और देखा जाता है कि हर एक सेंटेंस एक दूसरे से, हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड द होल थिंग? ओके, it is very difficult to understand but I will but I taught you this thing in a very simple way. Okay, so okay अब देखते हैं हम आगे। Based on a theory, scientists deduce or propose a hypothesis. एक साइंटिस्ट होता है, वो साइकोलॉजी का भी साइंटिस्ट हो सकता है, फिजिसिस्ट होता है, केमिस्ट्री का साइंटिस्ट, कोई भी मेडिकल फील्ड का साइंटिस्ट क्या करता है, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाइपोथेसिस को बोलेंगे कि एक प्रेडिक्शन कि ये होगा तो ये हो सकता है। जैसे कि मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ कि ज़्यादा बारिश आएगी तो फ्लड आने के चांसेस है इस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में। ओके, फिर मैं दूसरा एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ, एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन मतलब एक धारणा जिसको बोलते हैं। हाइपोथेसिस मतलब दैट मीन्स धारणा। ओके, तो धारणा को क्या कैसे समझेंगे? चलो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि जैसे गांव के बच्चों से ज़्यादा शहर के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये एक मेरी धारणा है। या फिर गांव के बच्चों से शहर के बच्चे फिजिकली वीक होते हैं, ये एक धारणा मैंने बनाई है। अब ये सही ऐसा है नहीं कि मैंने धारणा बना दी है मेरी तरफ से, उसको साबित करने के लिए मुझे स्टेटमेंट्स चाहिएंगे, नंबर्स चाहिएंगे, रिसर्च चाहिएगी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके चीज़ वो अगर साबित होती है तो वो मेरी हाइपोथेसिस राइट है, और अगर वो साबित नहीं होती तो वो हाइपोथेसिस मेरी रॉन्ग है। तो हाइपोथेसिस मतलब धारणा, कोई भी चीज़ की धारणा एक साइंटिस्ट बनाता है। So, scientists deduce or propose a hypothesis that offers a tentative explanation of how a certain phenomenon take place. अच्छा, बहुत साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाता है, मैंने बता दिया हाइपोथेसिस मतलब धारणा, that offers a tentative explanation। वो टेंटेटिव मतलब लगभग मतलब शायद से शायद, कुछ अंश तक ये चीज़ हो सकती है, ऐसी धारणा करते हैं साइंटिस्ट। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मतलब लगभग मतलब शायद इतना ये हो सकता, एक्सप्लेनेशन देते हैं हाउ अ सर्टेन फिनोमेनन टेक प्लेस। कोई भी घटना कैसे जगह लेगी या कैसे बनेगी उसकी धारणा करना, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। वो हो नहीं गई है, वो उसकी हमने धारणा की है। जैसे कि गांव के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, अभी एक मेरी धारणा है। तो ये धारणाओं को साबित करने के लिए, ये शायद सच ना हो भी, पर इसको सच साबित करने के लिए मुझे बहुत सारे रिसर्चेस चाहिए, बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए होंगे, बहुत सारी थियरीज चाहिए होंगी। उसके बाद वो थियरी और डेटा चाहिए होंगे मुझे बहुत सारे, गांव और शहर के बच्चों के, उनकी हेल्थ के बारे में डेटा चाहिए। तो हर हेल्थ के डेटा मुझे मिल गए, और उस हेल्थ के डेटा को जब मैं कंपेयर करता हूँ एक दूसरे से, और फिर जाके मेरा एक रिजल्ट बनता है कि नहीं, सही में गाँव के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं।
और ऐसे कई बार हाइपोथेसिस गलत भी हो जाती है, हम एक धारणा करते तो ऐसा सही नहीं है कि हर बार हमारी धारणा सही हो। जैसे कि एक साइंटिस्ट होते हैं तो वो प्रेडिक्शन लगाते हैं कि नहीं आज बारिश होगी, बादल बहुत है, पर कई बार बारिश नहीं भी होती और वो सोचते हैं कि नहीं 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन करते हैं, वेदर देखते हैं, फॉरकास्ट देखते हैं, उस हिसाब से। इस तरह से साइंटिस्ट, और वो भी एक साइंटिस्ट है तो वो भी एक धारणा करते हैं। तो समझ में आई बात? So scientists propose a hypothesis that offers a tentative explanation of how a certain phenomenon take place. Phenomenon मतलब घटना कैसे होगी, उसका टेंटेटिव मतलब कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कौन देता है? हाइपोथेसिस। और वो साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। The hypothesis then is tested and proved true or false based on the empirical data that one has gathered. अभी मैंने समझाया आपको हाइपोथेसिस किस तरह से टेस्ट की जाती है और प्रूव की जाती है। तो उसके लिए डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, वेरीफाइड डेटा। एम्पेरिकल डेटा मतलब एम्पेरिकल का मीनिंग होता है वेरीफाइड। ये देखो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको गूगल में चेक करने पड़ेंगे या फिर, पर मैं आज आपको बता ही दे रहा हूँ कि एम्पेरिकल का मतलब होता है, जब भी आप ये वीडियो देखो तो जब भी मैं कोई भी वर्ड की तरफ पॉइंट आउट करता हूँ तो आपको उस वर्ड को लिख डालना है और उसका जो हिंदी मीनिंग है वो लिख डालना है। और वेरीफाई करना तो आप सब लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का वेरीफाई करना क्या होता है। ओके, सो द हाइपोथेसिस देन इज टेस्टेड, हाइपोथेसिस का टेस्ट होता है एंड प्रूव ट्रू और फॉल्स, सही या गलत साबित होती है। मैंने आपको बताया किस तरह से, बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल डेटा, वेरीफाइड डेटा के हिसाब से वो जो, और हमने दैट वन हैज़ गैदर्ड, जिसने एक डेटा कलेक्ट किया है अपनी हाइपोथेसिस को सच या गलत साबित करने के लिए, तो उसके हिसाब से वो हाइपोथेसिस सच और या गलत साबित होती है। अगर वो डेटा मैच करता है उस हाइपोथेसिस के साथ तो वो डेटा सही है या वो हाइपोथेसिस सही है, और वो डेटा हाइपोथेसिस से मैच नहीं करता है, डेटा से मैच नहीं करता है। जैसे कि मैं दोनों के मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल चेकअप दोनों के करवाता हूँ, और गांव के बच्चों के और शहर के बच्चों के, और मुझे पता है कि नहीं गांव के बच्चों की इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा है उनके सारे चीज़ों, और शहरों की बच्चों की कम है। तो ये मेरे पास एक डेटा आ गया, एक कलेक्शन आ गया, उसकी कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ, और ये मेरे पास फुल प्रूफ है कि नहीं गांव के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, so the theory is revised if data gathered point in a different direction than the one suggestion by the hypothesis. Okay, अब इसको समझते हैं थोड़ा। The hypothesis then the theory is revised if data gathered point in a different direction than one suggested by hypothesis. ये डेटा गैदर होता है, उसका पूरा रिवीजन होता रहता है, बार बार उसकी चीज़ें चेक की जाती है अलग अलग चीज़ों से, हर एक चीज़ें, क्योंकि अपने को एक थियरी को साबित करना है, एक हाइपोथेसिस को साबित करना है, तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं। ऐसे ही हम कोई चीज़ों को नहीं बोल सकते कि ये ऐसा है वो ऐसा है ये वो, उसके लिए बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटास लाने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद हमें वो चीज़ सही या गलत पता चलती है। यूजिंग द अबव अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थियरी ऑफ लर्निंग। ओके, ये सब चीज़ें ढूंढ के साइकोलॉजिस्ट ने क्या करा, साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड द थियरी ऑफ, इन सब चीज़ों से साइकोलॉजिस्ट ने क्या डेवलप किया। जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, जब किसी को देखते हैं, जब चीज़ का नंबर का एनालिसिस करते हैं या फिर डेटा गैदर करते हैं, तो हमारी कौन सी स्किल डेवलप होती है। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप थियरीज ऑफ, इस सब से कौन सी थियरी दूसरी डेवलप हुई है, साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप थियरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, मेमोरी मतलब हमारी याद शक्ति, अटेंशन मतलब हमारा ध्यान, परसेप्शन मतलब होता है हमारा, अब परसेप्शन इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। अब मैं परसेप्शन के बारे में थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। परसेप्शन मतलब क्या होता है। दो इंसान हैं तो दो इंसान अपने आप से दुनिया को कैसे देखते हैं। कोई इंसान बहुत पॉजिटिव होता है तो वो अपने आप से हर एक चीज़ों को पॉजिटिव देखता है, वो नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी दृष्टिकोण पॉजिटिव है। जैसे कि उसके साथ कोई ख़राब घटना बन गई है तो जो पॉजिटिव इंसान होगा तो वो क्या सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, ये भगवान की मर्जी थी, कुछ अच्छा होने के लिए ही मेरे साथ ये हुआ होगा, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अब जब नेगेटिव इंसान क्या सोचेगा, उसकी परसेप्शन, उसकी दृष्टिकोण क्या होगी जब उसके साथ कुछ खराब होगा, वो सोचेगा कि मेरे साथ तो खराब ही होता है, भगवान मेरे साथ ही खराब करते हैं, वाई मी, पूरे दिन मैं ही क्यों, पूरे दिन पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे अनलकी इंसान मैं ही हूँ। तो ये दो परसेप्शन हुए अलग अलग लोगों के।
एक पॉजिटिव इंसान का परसेप्शन, जैसे एक रमेश है और एक महेश है। रमेश का एटीट्यूड और परसेप्शन बहुत पॉजिटिव है, वो हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता है, जबकि महेश का जो विज़न है वो पूरा नेगेटिव है, वो हर एक पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिविटी ढूंढता है और नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा बौखला जाता है या और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, सो फिर उनसे हम मोटिवेशन भी सीखते हैं। मोटिवेशन आप सबको पता है, एंड इमोशन एक्सेट्रा एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस। सो ये सारी चीज़ें हम एक थियोरी पे से यूजिंग द अबोव अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप थियोरीज। इस सब थियोरी पे से, हाइपोथेसिस से हम क्या क्या थियोरीज को डेवलप कर सकते हैं, तो लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशन, एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, और एक अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। टिल डेट मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन साइकोलॉजी, till date most of the research in psychology follows this approach. Apart from this, psychologists have also been considerably influenced by the evolutionary approach which is dominant in biological science. Okay, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे, आज हमने देखा कि नेचुरल साइंस, तो अब आगे हम क्या देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लेना पड़ेगा। उसमें विलियम वुंड से लेके अब्राहम मैस्लो तक के जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरह से अपनी थियोरी दी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो टिल डेट मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉलोज दिस अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइकोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो बी कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवोल्यूशनरी अप्रोच। साइकोलॉजी किससे और प्रभावित है? इवोल्यूशनरी अप्रोच, मतलब उसके विकास, इवोल्यूशन मतलब विकास से भी, उसका कैसे विकास हुआ उसका भी प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है। विच इज़ डोमिनेंट इन बायोलॉजिकल साइंस, वो बहुत डोमिनेट करता है बायोलॉजिकल साइंस को। जैसे कि हम साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में देखें कि हम एक इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, एक बंदर में से हुई, बंदर हुआ, फिर वो बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन होता गया, वो एक इंसान बना। ऐसे साइकोलॉजी की एक उत्पत्ति है, उसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं, उसका भी डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट वो उसको हम पढ़ेंगे। ओके, diverse kind of psychological phenomena such as attachment and aggression, to mention just a few. Okay. So diverse kind of psychological phenomena, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह की साइकोलॉजिकल घटनाएं, जैसे कि अटैचमेंट और एग्रेशन, दोनों चीज़ें कॉन्ट्रास्ट है और डाइवर्स है, तो उसको भी हम, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे कि क्यों कुछ चीज़ें लगाव वाली होती है और कुछ चीज़ें एग्रेशन वाली होती है, क्यों किसी का नेचर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और कोई बहुत ही वात्सल्य वाला, बहुत ही प्रेम स्वभाव वाला, बहुत ही शांत स्वभाव वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। सो I completed this lecture, and if you have any kind of doubt, you can talk with me or you can discuss with me on WhatsApp. Okay, and it's a, I mean, I can say this is a very I'm not saying that it's a too difficult topic for you, but it is light difficult, kind of difficult topic for you, but I try my best to explain you each and everything. Okay, thank you.